ओके। सो मैंने आप लोग को ब्रेन मैप शेयर किया है, ठीक है। चैप्टर वाइज हम लोग सारे चैप्टर्स के ब्रेन मैप आपको शेयर करते जाएंगे। Yes. तो आपको अगर 80 पेजेस से कंटेंट मिल रहे हैं, उसकी जगह आप एटलीस्ट एक पेज का कंटेंट तो पूरा कंप्लीट कर ही सकते हैं, राइट। वन पेज कंटेंट तो आप कर ही सकते हैं। तो वन पेज को आप थॉरली समझ लीजिए, एंड ये आपको एटलीस्ट पूरा आना चाहिए। ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी फॉर्मूला आपको माइंड में पूरा कंसेप्चुअली याद होना चाहिए। जो भी ब्रेन मैप हम लोग आपको शेयर करेंगे, लेट्स से अगर हो सकता है कल आपका फोर्थ चैप्टर भी स्टार्ट हो जाए, तो चैप्टर स्टार्ट होने के एक दिन पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका फोर्थ चैप्टर कल स्टार्ट होगा तो मैं आपको बाई टुडे 11 या 11:30 मैं आपको शेयर करवा दूंगा। तो मॉर्निंग में जब भी आप क्लास में आए तो आप इसको रिवाइज करके आइए, ठीक है। सच दैट वी कैन स्पीड अप द टॉपिक्स, हम लोग ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकें। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको आज काइनेमेटिक्स का ब्रेन मैप शेयर करवा दिया था, तो आप लोग उसको थोड़ी आई होप पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो नेक्स्ट क्लास से आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के आइएगा। इससे आपके आधे कंसेप्ट स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली जो आपके ओल्ड चैप्टर्स है, लेट्स से आपके मॉडर्न फिजिक्स हैं, तो एक बार तो क्लास में चैप्टर हो गया है, ठीक है। सबको पता है एक बार क्लास में चैप्टर हो गया है, बट आप लोग उसको भूलना स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली आप आफ्टर 2 डेज आप उसको भूलना स्टार्ट कर देंगे। तो एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो आफ्टर 10 डेज टॉपिक्स भूलना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट वो अराउंड 20% ही याद रखता है, अगर आप उसको ओनली वन टाइम याद करके रख रहे हैं, या फिर अनटिल वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको भूलना स्टार्ट कर देगा। तो जो बाकी चैप्टर्स हैं उसके टॉपिक्स भी जब आप फ्री रहते हैं, डेली आप मॉर्निंग में जब उठ रहे हैं, डेली मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं, लेट्स से मॉडर्न फिजिक्स है, तो उसका आप 10 मिनट्स आप डेडिकेट करिए उस पेज के उस पेज को रिवाइज करने का, ठीक है। उस पेज को रिवाइज करने का। अभी इस मोमेंट पे ब्रेन मैप को बिल्कुल भी कैजुअली मत लीजिएगा, इस पार्ट को टॉप प्रायोरिटी में एकदम रखिए। ऑलराइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ये आपके क्लास 11 का टॉपिक है, एंड इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, वंस यू आर थॉरो विद द फॉर्मूलाज एंड द कंसेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स, इसके सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं। ऐसा कुछ टफ नहीं रहता ये। ऑलराइट। ओके। तो हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। काइनेमेटिक्स इज इजी चैप्टर, तो मैक्सिमम चीज़ याद रहता है। क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े होते हैं, फिर क्लास 11 में पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ याद रहता है। तो कंसेप्ट हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब क्या? इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जो एक्चुअल पाथ वो ट्रैवल किया, लेट्स से हम लोग एक ए टू बी गए, लेट्स से वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एंड हम लोग फर्स्ट पाथ कुछ ऐसा कवर किया, एंड फर्स्ट सेकंड पार्ट डायरेक्ट कवर किया, ठीक है। सेकंड वाला सबको पता है, सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट एंड फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस। ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो स्पीड है। तो स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम। तो इन दैट केस जब भी आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से अगर सर्कल का क्वेश्चन आता है, अगर सर्कल का क्वेश्चन आता है, उसमें एक सर्कल के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है और वो सेमी सर्कल पूरा कंप्लीट किया है, तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? पाई आर होगा। सेमी सर्कल का हाफ सर्कमफ्रेंस कितना होता है? पाई आर होता है ना। अगर टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो हाफ सर्कमफ्रेंस विल बी पाई आर, एंड डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 आर रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ऑलराइट। तो ये हम लोग का बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट हैज अ डायरेक्शन बट डिस्टेंस डज नॉट हैज अ डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तब जब भी हम लोग कुछ भी वेक्टर्स में स्प्लिट करेंगे क्वेश्चंस को, या फिर कभी भी हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर ये कंसेप्ट हम लोग आगे चल के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी यूज करेंगे, तो हमेशा आप समझ जाइए, आप जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सब डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में है। आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो आपका फॉर्मूला रहता है, ये सारे आपके वेक्टर्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। कोई भी आपके स्केलर फॉर्मेट में नहीं है, कोई भी स्पीड के फॉर्मेट में नहीं है, सारे आपके वेक्टर्स के फॉर्मेट में है। ऑलराइट। अब यहाँ पे तो जो जितना भी लिखा है सब क्वाइट ऑब्वियस है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कभी कभी क्वेश्चन आता है आपका एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सिंपली समझ जाइए, हम लोग के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज जो ऑलरेडी गिवन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ आर वेक्टर है ना, चेंज इन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, ठीक है। तो जब भी हम लोग वी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज बेसिकली डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सेकंड एक और फॉर्मूला हम लोग का आता है, मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करूंगा। अगर एसिलेशन कांस्टेंट है, अगर एसिलेशन कांस्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एसिलेशन कांस्टेंट है, तो इट विल बी बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2,
ठीक है, सिंपली इतना करिए। जैसे अगर टाइम 0 सेकंड पे अगर हम लोग को स्पीड पता है एंड 5 सेकंड पे स्पीड पता है, तो व्हाट वी कैन डू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। बेसिकली हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, इनिशियल ए प्लस बी बाय 2, जो हम लोग सीक्वेंस सीरीज में करते थे या फिर मैथमेटिक्स में भी बहुत जगह करते हैं। तो सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी में हम लोग v1 प्लस v2 बाई 2 करेंगे या फिर u प्लस v बाई 2 करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो हम लोग का आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आपके बाइक वगैरह में, स्कूटी वगैरह में तो बैठे ही होंगे, तो उसमें क्या होता है, स्कूटी का स्पीड कभी तेज होता है कभी धीरे होता है। कैसे चेंज होता है सबको पता है, आप लोग क्लास 12 में है तो स्कूटी का फंक्शन पता ही होगा कैसे चेंज करते हैं। आप बेसिकली जो एक्सीलरेटर होता है उसको रोटेट करके स्पीड को वेरी करते हैं। तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है, ठीक है, कभी कुछ एक्सीलरेशन रहता है, फिर सडनली अगर जैसे रेड लाइट्स ऑन हो गए किसी स्ट्रीट में, तो फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, स्पीड स्लो हो रहा है ना। तो जब भी स्पीड स्लो होगा तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ये सब चीज़ तो क्वाइट ऑब्वियस है, आई एम एक्सपेक्टिंग आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो आपके सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, ये सारे आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो बेस्ट वे टू मेमोराइज दिस इज कि ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो सबको पता होता है। सेकंड फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी क्लास 9 का पार्ट है आपका। तो 11 में आते आते कई बार प्रैक्टिस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को रटा हुआ काइंड ऑफ पूरा रटा हुआ रहता है। तो v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवा रहा क्योंकि डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वी आर हैविंग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, तो इस जो थर्ड वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पे टाइम फाइंड नहीं करना हो या फिर टाइम का कुछ भी फंक्शन नहीं दिया हो, टाइम का कुछ वैल्यू नहीं गिवन हो, या फिर आपको इनिशियल और एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ दिया गया हो, या डिस्टेंस गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, बेसिकली टाइम गायब हो, ठीक है, क्वेश्चन में टाइम गायब हो, तो इमिडिएटली आपको दिमाग में ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है जिसपे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो आपका 3 मिनट्स वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये बेस्ट रहेगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक पार्टिकल 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या फिर एक पार्टिकल 6 सेकंड में कितना, 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल तक आए हैं। ऑलराइट, तो इट इज बेसिकली एस एन इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द nth सेकंड। लेट्स से आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं और एक्सेलरेशन 0 है, तो फर्स्ट सेकंड में आप 5 मीटर कवर करेंगे, सेकंड सेकंड में भी 5 मीटर कवर करेंगे, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर कवर करेंगे। मगर लेट्स से एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में आप 5 मीटर कवर करेंगे, नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड सेकंड में हम लोग कितना कवर करेंगे, 6 इंटू 1 वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वी टी कितना आएगा आपका, 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 इंटू 1 दैट इज टोटल 6 मीटर इज कवर्ड इन द सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से जो एस एन का वैल्यू आता है nth सेकंड में, जो फॉर्मूला हम लोग का आता है डेट इज यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन जब हम लोग स्टडी करेंगे उस टाइम मैं आपको इसका डेरिवेशन जो है मैं आपको करवा दूंगा कि सच दैट अगर आप एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इमीडिएटली एग्जाम में इसको डिराइव कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम लोग का प्रॉपर्टी आता है डेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, सबको पता है अगर एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन के जो एसआई यूनिट रहता है एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट रहता है वो क्या रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो अगर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी में तो जो न्यूमरेटर में डायमेंशन है दैट इज मीटर, तो वो तो सेम ही चल रहा है, बट नीचे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, टाइम आता है, और एक्सेलरेशन में टाइम का स्क्वायर आ रहा है, सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग को पता है कि dv बाई डी टी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो इन दैट केस हम लोग dt क्रॉस मल्टीप्लाई करके v एज अ फंक्शन ऑफ, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। ऑलराइट, तो इन दैट केस हम लोग इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वेलोसिटी, लेट्स से v का इक्वेशन गिवन है 6t स्क्वायर, ठीक है, और हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट 2 सेकंड, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को, तो हम लोग को मिलेगा dv बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मैंने आपको बोला 6t स्क्वायर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 12t स्क्वायर, 12t मिलेगा इसका डेरिवेटिव। तो ये एक्सेलरेशन का वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा, और अब टाइम 2 सेकंड दिया गया है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 12 इंटू 2, ठीक है, 12 इंटू 2 विच इज 24। ऑलराइट, तो कभी भी ये टाइम के फंक्शन में ये आपको इक्वेशंस ऐसे गिवन रहेंगे।
तो टाइम वाला तो स्टूडेंट्स को याद रहता है, ठीक है। देयर इज अ वन मोर रिलेशन विच इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद करवाऊंगा इन क्वेश्चन, तो वो पार्ट हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। बट ये वाला यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो गया है कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी अगर वेरिएबल गिवन हो तो वहां से हम लोग एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से हम लोग को एक और चीज समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन है। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? आप लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स कर चुके हैं, तो आप लोग को पता होगा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग बेसिकली यही रहता है कि ये किसी रीजन के बीच में, ठीक है, किसी रीजन के बीच में एरिया डिनोट करता है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ है एंड उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा। ऑलराइट, और अगर हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा बाय इंटीग्रेटिंग एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैन वी से कि अगर मैं दो पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो हम लोग को नेट वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे को एरिया फाइंड कर लूँ, मैं दो पॉइंट के बीच में एरिया इंक्लूज बाई एक्स एक्सिस में फाइंड कर लूँ, तो हम लोग को वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बेसिकली ग्राफिकल क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आते हैं, कई बार हम लोग को एरिया फाइंड करके वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आज, तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फर्दर मूव करते हैं, यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर है, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ नोट नहीं करना, यू ऑलरेडी हैव द शीट विच वी हैव शेयर्ड विद यू, कुछ भी नोट नहीं करना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ग्राफ पे। ऑलराइट, फर्स्ट वाले ग्राफ में आप ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। बेसिकली कितना डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है जैसे 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 टाइम क्रॉस हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एज टाइम इज इंक्रीजिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पीक पॉइंट पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है, बेसिकली डिस्टेंस फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा है, एंड इस पॉइंट के बाद ये फर्दर डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, तो इस पार्ट में दिख रहा है कि स्लोप स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो इन दैट केस वी कैन से कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि dx बाई dt क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना इस पार्ट में। इस पार्ट में ये जो दो पैरेलल लाइंस है ये वाले, इन इस पार्ट में स्ट्रेट लाइन है, तो अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इन दैट केस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। एंड इस ग्राफ का अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करूं तो क्लियरली दिख रहा है कि इस रीजन पे वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। ऑलराइट, इस पार्ट पे आप देखिए जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के अहेड मूव कर रहे हैं, एक्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे एक जो आपका कर्व बन रहा है वो समथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्केव, ठीक है, कॉन्केव कर्व बन रहा है, ठीक है। तो जब भी कॉन्केव हो बेसिकली ये ऊपर इंक्रीज कर रहा हो, अगर y इज इक्वल टू एक्स 45 डिग्री से ज्यादा फास्टर इंक्रीज कर रहा हूँ, ये एंगल जो इंक्रीजिंग है ये 45 डिग्री से ज्यादा फास्टर इंक्रीज कर रहा हूँ, इन दैट केस ये वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो आप ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो इन दैट केस वेलोसिटी विल बी जीरो। एंड क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन है dx बाई dt, अगर हम लोग dx बाई dt का मीनिंग क्या है, किसी एक पॉइंट पे उसका टेंजेंट वेलोसिटी का वैल्यू डिनोट करेगा। dx बाई dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है ना कि किसी भी पॉइंट पे वो टेंजेंट का स्लोप डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे dx बाई dt पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है तो फिर उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अगर उसका स्लोप जीरो है तो इन दैट केस कैन वी से कि dx बाई dt जीरो, वेलोसिटी जीरो होगा, राइट, वेलोसिटी जीरो आएगा। एंड सिमिलरली वन मोर प्रॉपर्टी वी कैन नोट कि यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे आपका जो कर्व आ रहा है दैट इज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वेक्स, ठीक है। ये आपका कर्व, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड है, तो जब भी आपको ओपन डाउनवर्ड मिले इन दैट केस वेलोसिटी जो है आपका वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड ये तो ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट अचीव किया, एक्स का वैल्यू एक मैक्सिमम गया, उसके बाद एक्स डिक्रीज करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए एक गाड़ी चल रहा है, वो मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब वो मार्केट गया, वहां जाके वो रुक गया, उसके बाद वो रिवर्स आना स्टार्ट करेगा, तो ये काइंड ऑफ ये जो पीक पॉइंट है ये मार्केट का पॉइंट है, वहां पे जाके ये रुक गया, ठीक है। फिर वेलोसिटी ये नेगेटिव होने स्टार्ट हुआ। ऑलराइट, अगर आप सेम रोड पे एक्सेलरेशन कंपेयर करेंगे तो अगर जाते वक्त जो भी एक्सेलरेशन था, रिवर्स आते वक्त वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ग्राफ है, ठीक है। तो ये आप रियल टाइम में भी इस ग्राफ को प्रैक्टिकली कंपेयर कर सकते हैं। तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर वेलोसिटी डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है रिटर्न घर आ रहा है, तो इन दैट केस वेलोसिटी बैक डायरेक्शन में, क्योंकि क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड द व्हीकल इज कमिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। ऑलराइट, द व्हीकल इज कमिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो इन दैट केस वेलोसिटी क्या होगा हम लोग का, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगेन
इस पार्ट में भी आप देखिए, इस पार्ट में भी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है, वाई एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के नीचे सारे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी सारे वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोग को नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये रिवर्स जब घर आ रहा है तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, वो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो एक्स अगर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो मल्टीपल वे से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी आपका अगेन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंपेयर करते हैं। एक्सेलरेशन इज व्हाट, डीवी बाई डी टी। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है तो इन दैट केस एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो तभी यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग का क्या आया है, कांस्टेंट आया है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट क्या स्ट्रेट लाइन ही है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन आया। उसके बाद इस रीजन पे डीवी बाई डी टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है एंड इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दोनों सेम है, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी कितना है, जीरो है। तो इन दैट केस वी कैन से कि ये जो वेलोसिटी है इस रीजन पे कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ भी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, इस पार्ट पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मगर एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये एंगल जो थीटा है, अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन को ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन दैट केस ये थीटा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। डीवी बाई डी का मीनिंग क्या है, वो टेंजेंट डिनोट करता है किसी भी एक पॉइंट पे, तो अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन को वो ओवरलैप कर देगा। और अगर वो ओवरलैप कर देगा इन दैट केस वो टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा, ये लाइन और वो टेंजेंट का स्लोप सेम रहेगा। तो इन दैट केस ये जो थीटा एंगल है वो कांस्टेंट है, और अगर ये थीटा एंगल कांस्टेंट है मतलब डीवी बाई डी कांस्टेंट है। इन दैट केस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट एक चीज हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, हम लोग एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इस साइड से एंगल मेजर कर रहा हूँ तो इन दैट केस ये एंगल क्या आएगा, कैन वी से दैट एंगल विल बी मोर देन 90 डिग्री। ये एंगल मोर देन 90 डिग्री का हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। और tan थीटा वेयर थीटा इज लाइंग बिटवीन 90 डिग्री टू पाई, ठीक है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इन दैट केस tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन दैट केस ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। एंड क्लियरली हम लोग को ग्राफ में भी दिख रहा है कि ये एक्सेलरेशन के सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y का वैल्यू फर्स्टली कांस्टेंट है एंड सेकेंडली इट इज नेगेटिव। अब इस पार्ट में आप देखिए इधर डीवी बाई डी का स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे जो डीवी बाई डी का स्लोप क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। ये एंगल कितना है, लेस देन 90 डिग्री है ना, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो इन दैट केस डीवी बाई डी का स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है। तो इन दैट केस वी कैन से कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जो भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ऑलराइट, एंड इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो दिस वे मैंने आपको मल्टीपल अप्रोच में बता रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन पे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन में तो या मोशन इन टू डायमेंशन फिर भी समझना इजी रहता है, बट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग अभी आगे चल के सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में ये जो ग्राफ आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं, तो ग्राफ को रिलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। आप लेट्स से आप एक रस्सी से कोई भी आप स्टोन को बांध के उसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो रस्सी टूट जाता है तो स्टोन क्या है आपका, जो जिस पॉइंट पे वो रस्सी ब्रेक हुआ है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द सर्कल एंड ये एक स्टोन है, यहाँ पे एक स्टोन है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोन है, तो इस पॉइंट पे अगर ये रोप ब्रेक हो जाता है, ये आपका सेंट्रली रोप कनेक्टेड है, अगर ये रोप ब्रेक हो जाता है इन दैट केस ये टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा तो इन दैट केस वी कैन से जब तक ये रस्सी बंधा हुआ था ये जो रोप था कुछ सर्टेन फोर्स लगा रहा था इस ऑब्जेक्ट पे, राइट, एक सर्टेन फोर्स लगा रहा था तभी तो ये इस सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा था। जैसे ही रस्सी टूटा ये ऑटोमेटिकली इस वेलोसिटी, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी जो टेंजेंट के अलॉन्ग है, इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं जो टेंजेंट के अलॉन्ग है उसके अलॉन्ग ये अगर मूव हो जा रहा है तो इन दैट केस वी कैन से कि ये जो रोप था ये एक सर्टेन फोर्स लगा रहा था जो कि टुवर्ड्स द सेंटर था। फर्स्टली फोर्स है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए आप अर्थ के ऊपर बैठे हैं, अर्थ बहुत स्पीड में रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन दैट केस अभी आप
अर्थ पे स्टिक क्यों है? द रीजन इज ग्रेविटेशन। बट अगर ये जो फोर्स है आपका, ठीक है, ये जो फोर्स है आपका टुवर्ड्स द सेंटर, ये तो रो के कारण है, तो आपको तो अर्थ से कोई बांध के नहीं रखा है ना। देयर इज ओनली वन फोर्स जो आपको अर्थ से अटैच करके रखा है, दैट इज ग्रेविटेशन। उसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है। तो अगर अर्थ और फास्टर मूव करना स्टार्ट कर दिया, इन दैट केस आप अर्थ के बाहर फेंका जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इन दैट केस वी कैन से कि एक आउटवर्ड फोर्स भी रहेगा, ठीक है। तो इन दैट केस जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा होता है और एक इनवर्ट फोर्स लग रहा होता है। आउटवर्ड फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। एंड सेंटर जो टुवर्ड्स द सेंटर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल तभी एक्ट करेगा जब आप उस बॉडी से किसी उस बॉडी एंड सेंटर से किसी एक सर्टेन मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हो जिसमें एक टेंशन एक्ट करे, ठीक है। एंड इस फोर्स का वैल्यू होता है mv² बाई आर। ऑलराइट, तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे इन द चैप्टर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो उस टाइम आपको ये और क्लियर हो जाएगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड एक सेंट्रल फोर्स ये एक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू है mv²/r। अब इसको एक रटने का मैं आपको स्पेशल तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग अक्सर भूल जाते होंगे कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल, ये तो हमेशा भूलते ही हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में मेजर डिफरेंस क्या है? कैन वी से ये बस लेटर का डिफरेंस है। लेटर क्या है? पी एंड एफ। सेंट्रीफ्यूगल में एफ आता है एंड इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल इट इज पी। अब इन दोनों लेटर्स को आप ऑब्जर्व करिए, कैन वी से इट इज अ क्लोज लूप। पी में ये क्लोज लूप बन रहा है एंड एफ में ये ओपन लूप बन रहा है, ठीक है, ये ओपन कर्व जैसा दिख रहा है। तो इन दैट केस आप इसको ऐसे रट सकते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही रटा था। इसको आप ऐसे रट सकते हैं कि ये जो फोर्स रहेगा जो लूप के इनसाइड हो वो सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है। एंड जो लूप के बाहर हो, जो आउटसाइड द सेंटर हो, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। इसको रटने का मैंने आपको एक बहुत आसान सा ट्रिक बता दिया। तो जो भी लूप के बाहर रहेगा वो सेंट्री एफ वाला जो रहेगा वो बाहर रहेगा, क्योंकि एफ में ये जो लूप है ये ओपन है, एंड क्योंकि पी में ये लूप क्लोज है तो ये इनसाइड द लूप रहेगा, बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या क्या कंसेप्ट जो हम लोग को पढ़ना है अभी, उस पर हम लोग समझते हैं। तो द फर्स्ट कंसेप्ट इज कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा। तो कैन वी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी द आर्क कवर्ड बाय रेडियस, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर मैं आर्क का जो डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ आर्क जो है उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेडियस आर है, तो थीटा विल बी व्हाट, थीटा डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, एस बाई आर, राइट। तो इन दैट केस थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया एस बाई आर। अगर ये सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो एंगल चेंज कर रहा है। इस केस में एक एंगल, सर्टेन एंगल बार बार चेंज हो रहा है, तो वी विल हैव अ सर्टेन चेंज इन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। ओमेगा इज सिमिलर टू डब्ल्यू, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग थीटा बाई टी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली चेंज इन रेडियन, दिस इज इन रेडियन नॉट इन डिग्रीज, रेडियन पर यूनिट टाइम, ठीक है। लेट्स से अब आप लोग वेव्स पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट अ फुल सर्कल, ठीक है, फुल वेवलेंथ, ठीक है। इन दैट केस ये जो पार्टिकल है ये पूरा अगर एक सर्कल को कवर कर ले तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड का वैल्यू कैपिटल टी रहेगा। और ये कैपिटल टी टाइम में टू पाई रेडियन कवर किया है। 360 डिग्री को हम लोग रेडियन में कितना बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं। तो इन दैट केस वी कैन से ओमेगा विल बी 2 पाई बाई टी, ठीक है। और यहीं से हम लोग का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1 बाई टाइम पीरियड। तो हम लोग को मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। ऑलराइट, यहाँ से हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया mv²/r होता है। तो अगर हम लोग मास से डिवाइड कर दे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना वैल्यू मिलेगा? v²/r। तो ये भी हम लोग रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें क्वाइट ऑब्वियस है, लीनियर एक्सेलरेशन सब कुछ आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको जिसको हम लोग फर्दर इक्वेशंस में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक और पार्ट आपका पेंडिंग है। सेकेंड इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अ सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी at² प्लस ar², ठीक है। अब at क्या है? एक्सेलरेशन विच इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब क्या हुआ, देखते हैं। लेट्स से देयर इज अ सर्कल, ठीक है, एंड यहाँ पे जो पार्टिकल है
इसमें इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बेसिकली इस टेंजेंट के अलॉन्ग एक फोर्स लग रहा है। आप इमेजिन करिए, आप एक वेल वाला जो गेम होता है ना, जिसमें बाइक्स वगैरह एक बड़े से कुएं के अंदर घूमते हैं, मौत का कुआं बोलते हैं हिंदी में जो, ठीक है, अक्सर आपने वो टीवी में देखा होगा। बाइक्स स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मौत के कुएं में ऊपर आते जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है? तो इन दैट केस वो लोग जब स्पीड बढ़ाते हैं तो उनका एक्सेलरेशन किसके अलॉन्ग बढ़ रहा है? टेंजेंट के अलॉन्ग बढ़ रहा है ना, ठीक है, टेंजेंट के अलॉन्ग बढ़ रहा है। तो इन दैट केस ये एक्सेलरेशन को हम लोग एटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एंड एक और फोर्स लगेगा विच विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर रस्सी से वो बंधा नहीं हुआ है तो फिर वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। जो भी रहेगा, आप ये परपेंडिकुलर ही रहेगा आपस में, ठीक है। इन दैट केस हम लोग को एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा। एंड अगर दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय स्क्वायरिंग एंड टेकिंग द रूट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। मैंने स्क्वायर किया, फिर उसका रूट निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग, अगर एक पार्टिकल दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में है तो हम लोग नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर अगर ये टेंजेंशियल नहीं रहता, एक एंगल पे रहता तो उसके लिए भी जो आपका इक्वेशन है, जो आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, उसको आप यूज करके यूजिंग दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इस फॉर्मूला के यूज करके भी आप रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, बट आपको जो मैक्सिमम टाइम सर्कुलर मोशन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका टेंजेंशियल एक्सलेशन के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। आप ये मान के चलिए इसी फॉर्मेट में आएगा। अब हम लोग आते हैं जो इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके मोशन का, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले मैं इक्वेशन पे नहीं आता हूँ, पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि ये सारे फॉर्मुलेस कहाँ से हैं, ठीक है, इसको रटने का तरीका क्या है। तो अगर एक प्रोजेक्टाइल एक सर्टेन हाइट एच से, ठीक है, एच क्या है? सर्टेन हाइट है, लेट्स से दिस इज द सर्टेन हाइट, ये आपका हाइट एच है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यू क्या है? अगर आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बस ड्रॉप किया है, इस डायरेक्शन में फायर किया, इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो जीरो रहेगा, तो इन दैट केस यू स्क्वायर विल बी जीरो। एंड एस का वैल्यू क्या है? कैपिटल एच। ए का वैल्यू क्या है? जी। तो हम लोग को मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच, ये हम लोग का इक्वेशन आएगा। तो ये आपका वेलोसिटी है वंस द पार्टिकल रीचेज द एक्सट्रीम बॉटम दैट इज द ग्राउंड, ठीक है। तो ये हम लोग का वेलोसिटी मिलेगा, ये आपका फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस पॉइंट, ये आपका वर्टिकल वेलोसिटी आ गया। अब एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? यू, ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में, यू। तो नेट वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के बाद नेट वेलोसिटी कितना होगा? कैन वी से कि वर्टिकल वेलोसिटी टाइम टी में कितना गेन होगा? जी इंटू टी। जितना टाइम है उतना वेलोसिटी गेन हो रहा है, तो ये तो आपका वर्टिकल हो गया, अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड वी एक्स कितना है? वी एक्स इज यू। तो नेट रिजल्टेंट कितना होगा? दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग ले लेंगे, हम लोग को बेसिकली मिलेगा, बेसिकली ये फॉर्मूला हम लोग को मिल जाएगा, राइट। इसका स्क्वायर ले लिए एंड इसका स्क्वायर ले लिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी पता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हम लोग का पता है, तो उससे हम लोग जो आपका थीटा एंगल है वेक्टर का वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? वाई आपका, ये क्या है? एक्स। ऑटोमेटिकली यहाँ पे tan थीटा या फिर बीटा एंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज tan इनवर्स ऑफ जी बाई टी। tan बीटा कितना होगा? जी बाई यू। तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा? tan इनवर्स जी टी बाई यू। ऑलराइट, नेक्स्ट जो आपका इसमें पार्ट गिवन है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेसिकली वी कैन से कि अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन दैट केस हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं हम लोग के पास, बट अगर हम लोग एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कंपेयर करें, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग को वैल्यूज क्या क्या मिलेगा? एस का वैल्यू एच है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एंड ए का वैल्यू क्या है? जी। ए का वैल्यू है आपका जी, तो हाफ जी इंटू टी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ रहा है? टी का वैल्यू आपका ये आएगा, आप रिजॉल्व करेंगे तो टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर टू एच गया, एंड जी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आया, तो हम लोग को मिलेगा टाइम इज इक्वल टू टू एच बाई जी, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज कितना मिलेगा? हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना वेलोसिटी है उसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू इंटू ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग को मिल गया। ऑलराइट, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है
दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रेन एंड रिवर। ठीक है, रिवर पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिवर पे ही आते हैं। आपके जो रेन वाले क्वेश्चन है यूजुअली मीन्स या फिर एडवांस लेवल पे नहीं आते हैं। स्टेट जेईई में भी आ सकता है, बट अगर आप रिवर वाला समझ गए हैं तो ऑटोमेटिकली रेन वाला आपको और सिंपल लगेगा। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपके रिलेटिव वेलोसिटी का है। बट रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रैक्टिकली पहले समझ पाएं। प्रैक्टिकली समझने का रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ट मेथड ये है कि आप इमेजिन करिए आप ट्रेन में बैठे रहते हैं कभी कभी। तो आप ट्रेन में जब स्टेशन में बैठे रहते हैं, कभी कभी सामने वाले का ट्रेन स्टार्ट हो जाता है एंड आपको फीलिंग ऐसा आता है कि ट्रेन सामने वाले का स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रेन आपके खुद का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी है एंड इसी में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी कंसेप्ट इंक्लूड हो गया। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे कंसेप्ट इंक्लूड हो गया कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको माना, आपने माना कि सामने वाले का ट्रेन अगर रुका हुआ है तो बेसिकली मेरा ट्रेन आगे चल रहा है। ठीक है, आप यही सोचते हैं ना। बट उसके बाद आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि इस ट्रेन के आसपास कोई पोल है कि नहीं, उससे मैं इस ट्रेन दोनों के ट्रेन के डिस्टेंस को मैं कंपेयर करूं। अगर दोनों विद टाइम पोजीशन विद टाइम चेंज हो रहे हैं, किसी भी एक ट्रेन का पोजीशन विद टाइम चेंज हो रहा है, तो आपको वहां से ये समझ में आता है कि ये एक पर्टिकुलर ट्रेन मूव कर रहा है। राइट, तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना, करेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अर्थ का जो, जब भी अर्थ पे हम लोग कुछ भी स्टडी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, सन के रिस्पेक्ट में नहीं, अर्थ के अंदर ही हम लोग कुछ चीजें स्टडी कर रहे हैं, तो इन दैट केस अर्थ का पोजीशन, बेसिकली आपके ग्राउंड का पोजीशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना इज द बेस्ट ऑप्टिमम चॉइस। ठीक है, हम लोग आगे चल के देखेंगे, कभी कभी हम लोग डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे इन केस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बट इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अर्थ को लेते हैं तो बेस्ट चॉइस होगा टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप अर्थ अपने ग्राउंड को आप रेफरेंस लेते हैं तो वो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अगर लेट्स से एक रिवर है, ठीक है, वो वी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो और एक स्विमर है जो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, एक स्विमर है जो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, तो इन दैट केस वो इसके अलॉन्ग मूव करेगा, बट क्योंकि वो रिवर में है तो ऑटोमेटिकली उसको, ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है एंड दिस इज वी एक्स, तो ऑटोमेटिकली उसको एक वी एक्स स्पीड भी मिलेगा, तो उसका नेट वेलोसिटी कितना होगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। तो ये तो आपने 11th में पढ़ा ही हुआ है। तो नेट वेलोसिटी इसका वी एक्स एंड वी वाई मिलेगा। ये थीटा एंगल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वी एक्स एंड वी वाई वेक्टर। ठीक है, tan थीटा से वेक्टर जो फॉर्मूला है आपका, तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे कि प्रोजेक्टाइल में क्या चेंज आता है, तो उस तरीके से हम लोग थीटा एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ वन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, तो बेसिकली दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, वेक्टर फॉर्म में आप डिफरेंस निकाल लीजिए कि x के डायरेक्शन में कितना डिफरेंस है, y के डायरेक्शन में कितना डिफरेंस है, एंड वहां से आप लोग नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि थीटा एंगल वेक्टर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो y कोऑर्डिनेट है और जो x कोऑर्डिनेट है, जो y एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर्स हैं, जो x एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर्स हैं, उसका रेशियो आपस में ले लीजिए, कीपिंग y एक्सिस ऑन द अपर ऑन द न्यूमरेटर एंड x एक्सिस ऑन द डिनोमिनेटर, एंड रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दीजिए, तो यहाँ से आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा एंड उसका डायरेक्शन निकल जाएगा यूजिंग tan थीटा। ठीक है, बाकी जो वेक्टर्स के पार्ट है आप लोग को ऑलरेडी मैथ्स में, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, और बाकी बेसिक ही है। ठीक है, जब कैसे वेक्टर्स को स्प्लिट करते हैं तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं। वन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला इज द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें बेसिकली आपको रिजल्टेंट लेना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए अगर दोनों के बीच में थीटा एंगल है, दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल कहाँ से लेंगे आप, बेसिकली आप इसके अलॉन्ग लेंगे, बेसिकली ये आपका थीटा एंगल रहेगा, दिस विल बी द थीटा एंगल। तो इन दैट केस द नेट रिजल्टेंट में बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, एंड ये जो ए एंड बी का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर के अलॉन्ग लेना है, ए एंड बी कैन बी, ए एंड बी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, cos थीटा आपका पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, बट ए एंड बी आपको हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लेना है। ठीक है, हमेशा आपको पॉजिटिव फॉर्मेट में लेना है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है वेक्टर का, वो आपको लेना है, स्केलर फॉर्मेट में लेना है ए बी को हमेशा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे ए का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, जैसे अगर 2y प्लस 2j वेक्टर है, ठीक है, एक 2y
या फिर एक 2y वेक्टर है, एक -2j वेक्टर है, ठीक है, तो लोग d का वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं विच इज -2, ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मिस्टेक नहीं करिएगा। एक लास्ट जो पार्ट है दैट इज प्रोजेक्टाइल फाइड एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, एक ये ग्राउंड रहता था, लेट्स से ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, एंड आपने प्रोजेक्टाइल फाइल किया फ्रॉम दिस पॉइंट, और तो लेट्स से इस डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्टाइल फाइल किया, ठीक है, तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आएगा एंड एक रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस आएगा, तो वो कुछ ऐसा फॉर्मेट में रहेगा एक वेक्टर, बेसिकली आपको जो वेक्टर्स मिलेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिलेगा एंड सेकंड आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग मिलेगा। तो ये u का वैल्यू जो भी रहेगा जिस भी स्पीड में इसको फायर किया गया है, ठीक है, इसका हम लोग को एक एक्स कॉम्पोनेंट मिलेगा जिसको हम लोग लिखेंगे, अगर ये एंगल थीटा है आपका तो हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट को लिखेंगे u cos थीटा एंड y कॉम्पोनेंट विल बी u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा। तो इन दैट केस हम लोग को दो वेक्टर्स मिलेगा, तो इन दैट केस आप ये समझ गए कि जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ग्रेविटेशन ही लगेगा। अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं तो जो भी आपका फोर्स लगेगा वो आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है, तो हम लोग जो भी चेंज इन वेलोसिटी लेंगे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लेंगे एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग मानेंगे जो यू कॉस थीटा है वो कांस्टेंट है, ऑलराइट, तो यू कॉस थीटा अगर टी टाइम पे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेसिकली यू कॉस थीटा इंटू टी कर देंगे, यू टी करते थे ना, जो भी वेलोसिटी है अलॉन्ग दैट लाइन, तो v अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v कितना रहेगा, ut होता था ना, ठीक है, तो इन दिस केस वी आर हैविंग u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा ut का वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी एंड y क्या रहेगा, y के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ a का वैल्यू क्या है -g, जिस डायरेक्शन में u है उसके अपोजिट डायरेक्शन में g आपका अप्लाई हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में u साइन थीटा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका g अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग को y का इक्वेशन क्या मिलेगा, u साइन थीटा टी अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको नहीं भी रटेंगे तो चलेगा क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको हम लोग वेक्टर से भी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं रहता, आपका अराउंड 30 सेकंड्स का टाइम डिफरेंस होगा, तो अगर आप याद नहीं कर पा रहे इतने सारे फॉर्मुलेस तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ लीजिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ से अगर आप टाइम को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से t को लिख सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं t को लिख सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा एंड ये जो t का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, तो इसको अगर आप याद कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, आप जब एक कोई भी बॉल फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट जाके फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो हाइट रहेगा ये कितना रहेगा, इसको अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैन वी से एट दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू साइन थीटा, यू साइन थीटा ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी जीरो, ठीक है, इन दैट केस वी कैन से यू साइन थीटा, या फिर आप इसको हम लोग अगर इसका इक्वेशन यूज करते हैं, let's say we are using the equation v square is equal to u square plus 2as, यहाँ पे u का क्या वैल्यू क्या था, u sin थीटा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एंड a का वैल्यू क्या था -g, जिस साइड में u जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बेस्ट वे कि आप इमेजिन करिए कि जहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है, बेस्ट वे आप इमेजिन करिए कि जहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है यहाँ पे आप इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, तो ऊपर क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो अगर जी इस डायरेक्शन में तो जी का वैल्यू क्या आप लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, ठीक है, एच क्या है टोटल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एच का वैल्यू हम लोग ने एच पुट कर दिया, यहाँ से एच का वैल्यू जो आएगा सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वो दैट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, सिंपल है, मैंने एक को राइट लेफ्ट हैंड साइड ले गया उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूले में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है, ठीक है, दैट इज कितने टाइम पे ये जो y कॉम्पोनेंट है, कितने टाइम पे ये जो y कॉम्पोनेंट था vy था वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो vy कितना था u साइन थीटा था, ठीक है, एंड इसके अगेंस्ट में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है g लग रहा है, ठीक है, तो ये इसको रिड्यूस कितना करेगा टी टाइम पे, gt रिड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इसको रिड्यूस करेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, अब v कितना है जीरो है तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा
यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से टी का वैल्यू क्या आएगा, टी का वैल्यू कैन बी से इट विल बी टू यू साइन, इट विल बी यू साइन थीटा अपॉन जी। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ तक अगर टी टाइम पे आ रहा है, यहाँ तक अगर टी टाइम पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी तो ये टी टाइम पे कवर करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा। तो इन दैट केस जो भी आपका इक्वेशन आया उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल ये जो आपका फाइनल इक्वेशन आया है इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ठीक है आप नहीं रट पा रहे कोई बात नहीं है, आप कंसेप्चुअली इसको समझ लीजिए, एग्जाम में आप इसको माइंड में ही कभी कभी 1 मिनट में डिराइव कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको डिराइव करने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, तो दैट विल बी बेसिकली कि वेलोसिटी अपॉन एक्स, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ठीक है, यू एक्स इंटू टाइम। यस, सो यू विल गेट कि यू कॉस थीटा इंटू टाइम। अब टाइम का वैल्यू हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, यू कॉस थीटा इंटू 2u, ये वाला वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसको हम लोग साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज बोल सकते हैं, ये जो पार्ट हम लोग को मिल रहा है इसको साइन टू थीटा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन इसका सारे स्टेप, सारे आपके फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है, मतलब ऐसा बहुत बड़ा नहीं, क्वाड्रेटिक का जो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं वैसा कुछ आपके डेरिवेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो बेटर रहेगा कि कैसे इसको डिराइव कर रहे हैं वो आप याद रखिए, क्योंकि इतने सारे जी एंड एच के वेरिएशन है, आप अंटिल प्रैक्टिस नहीं करते हैं ये सारे आपको मेमोराइज नहीं होंगे। तो अभी क्योंकि टाइम भी कम है हम लोग के पास, तो बेटर है कि किस तरीके से इसको डिराइव करना है वो याद रखिए। तो एग्जाम में आप ऑटोमेटिकली इक्वेशन विद इन 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स आप फॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कुछ कुछ स्लाइड में दिए नहीं गए हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा। आप इमेजिन करिए कि ये जो यू वेलोसिटी से हम लोग फायर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये जो यू वेलोसिटी से फायर कर रहे हैं इसको अगर मैं 90 डिग्री पे फायर करूं, ठीक है, 90 डिग्री पे फायर करूं, इन दैट केस एक्स एक्सिस के लिए कुछ भी वेलोसिटी नहीं होगा, मतलब इसका रेंज तो कुछ भी नहीं आएगा, जिस डिस्टेंस पे ये जा रहा है वो रेंज कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल अगर थीटा अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि मोशन क्या इसके अलॉन्ग हो रहा है ना। और आप प्रैक्टिकली भी जब बॉल एकदम परपेंडिकुलर फेंकते हैं, बिल्कुल सीधा फेंकते हैं, तो बॉल कहाँ पे गिरता है, जहाँ आप खड़े हैं वहीं गिरता है ना, आगे तो जाता नहीं है। सिमिलरली आप बोलेंगे सर मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर पास कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो इन दैट केस आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो मैक्सिमम कवर होना चाहिए। नहीं, मैक्सिमम कवर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बॉल को फेंक रहे हैं, बेसिकली आप ग्राउंड पे आप एक बॉल को सीधा फेंक दे रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस ये बॉल का ऑटोमेटिकली ये ग्राउंड पे जाके रुक जाएगा ना। ठीक है, ये आगे तो मूव करेगा नहीं, इसको हवा में होना चाहिए तभी तो ये आगे मूव करेगा। तो अगर आप एक्स एक्सिस को लोग फेंकते हैं तो इन दैट केस ये इमिडिएटली रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो इन दैट केस देयर विल बी अ सर्टेन एंगल जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, तो रेंज मैक्स हम लोग को मिलता है, आर मैक्स मिलता है हम लोग को फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो जो सुपर थर्टी में बोलते थे ना कि सबसे लंबा छलांग, सबसे ऊंचा छलांग हम ही मारेंगे, ठीक है, तो लंबा छलांग इस केस में होगा 45 डिग्री में। 45 डिग्री में जब आप जंप करेंगे तभी सबसे ज्यादा दूर जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट आपका आता है, नेक्स्ट इज कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को एक थीटा एंगल पे फायर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये सेम डिस्टेंस कवर करेगा अगर मैं 90 माइनस थीटा एंगल पे फायर करूँ। ठीक है, अगर मैं लेट्स से मैं 30 डिग्री पे फायर कर रहा हूँ, मैं 30 डिग्री पे अगर फायर कर रहा हूँ और मैं 60 डिग्री पे फायर कर रहा हूँ, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और अगर मैं 60 डिग्री पे फायर कर रहा हूँ, तो इन दैट केस जो आपका डिस्टेंस कवर होगा वो सेम रहेगा। रीजन इज कि इस केस में आपका एक्स एक्सिस, इस केस में वेलोसिटी आपका सेम है, ये चीज समझ जाइए, वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका सेम है। ठीक है, तो इस केस में एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी आपको कितना मिलेगा, यू कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना मिलेगा, यू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू हायर है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर ये तो ज्यादा होना चाहिए, इक्वल कैसे होगा। तो आप ये भी इमेजिन करिए कि इस केस में आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू आ रहा था यू साइन 60 डिग्री, एंड इसमें आपका आ रहा था यू साइन 30 डिग्री। ठीक है,
30 डिग्री। तो ये जो आपका वैल्यू था ये आपका लोअर था एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, ठीक है। दिस यू साइन 60 डिग्री विल बी हायर देन यू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ज़्यादा देर तक हवा में रहेगा, और अगर ये ज़्यादा देर तक हवा में रहेगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका टाइम हो गया। तो अगर ज़्यादा टाइम तक हवा में रह रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को इक्वल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में अगर आप मेमोराइज कर पा रहे हैं उसमें भी अगर आप पुट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि आप जो हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं वो बाई फॉर्मूला भी करेक्ट है, ठीक है। तो बाई एल्जेब्रिकली भी इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बट इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम लोग थीटा एंगल से फायर कर रहे हैं तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा उसको, अगर उसको हम लोग 90 माइनस थीटा प्रोजेक्टाइल से, ओके। तो मैंने आपको बोला था कि जो nth सेकंड का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो अगर मैं Sn का फॉर्मूला क्या था, S was ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं n-1 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर, ऑलराइट। और अगर मैं nth सेकंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हम लोग क्या इक्वेशन मिलेगा, यू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर। यहाँ से एस एन माइनस वन का इक्वेशन क्या आएगा, यू इंटू एन माइनस वन, ये आएगा प्लस हाफ ए, ये पार्ट मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन का स्क्वायर विच इज एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एन, एंड ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा। पहले हम लोग एस एन लिखेंगे फिर एस एन माइनस वन लिखेंगे, तो हम लोग को मिलेगा एन स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट विल बी एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ठीक है। यहाँ से एन स्क्वायर एंड एन स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड ऑफ, तो हम लोग को मिलेगा यू प्लस वन बाई टू इंटू ए इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। ये nth सेकंड के लिए ये इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है। तो अब इस पार्ट में क्या बोला गया है कि हम लोग को एस एन अपॉन एस एन प्लस वन कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगा, हम लोग को बेसिकली मिलेगा अ पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, मतलब यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू इज जीरो, स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन मतलब यू का वैल्यू जीरो है। एंड इफ एस एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू n माइनस वन टू nth सेकंड, ठीक है। मतलब nth सेकंड में कितना ये ट्रेवल किया। अगर आप 6 सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, 5th सेकंड तक कितना ट्रैवल किया, 6 सेकंड में कितना ट्रैवल किया। तो बेसिकली S6 माइनस S5 आप कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। 6 सेकंड्स में टोटल कितना ट्रैवल किया एंड 5 सेकंड्स में टोटल कितना ट्रैवल किया, आपस में डिफरेंस निकाल, 6th सेकंड में कितना ट्रैवल किया वो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर समझिए इसको, 6th का मतलब है कि 5th के बाद कितना ट्रैवल किया है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इन दैट केस वी विल गेट s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए का वैल्यू इज g, एंड यहाँ पे अगर हम लोग n पुट कर रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा 2n माइनस वन। ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, इट वॉज 2n माइनस वन। यू का वैल्यू इज जीरो तो हम लोग को मिलेगा हाफ इंटू जी इंटू 2n माइनस वन, ठीक है। ये आपका हो गया Sn का वैल्यू। अब आप Sn प्लस वन अगर कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा जीरो प्लस हाफ इंटू जी, एंड टू एन की जगह आप टू एन प्लस वन पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा टू इंटू एन प्लस वन माइनस वन, ऑलराइट। अब इन दोनों का हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो बेसिकली दोनों पार्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को मिलेगा एस एन अपॉन एस एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये जीरो जीरो तो चला गया, ये हाफ हाफ भी कैंसिल ऑफ हो जाएगा, जी जी भी कैंसिल ऑफ हो जाएगा, बचेगा क्या, टू एन माइनस वन, राइट, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन, ठीक है। तो सिंपल था। अगर किसी को ये इक्वेशन रटा हुआ हो, मैंने आपको बोला था ये वाला याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये इक्वेशन अगर रटा हुआ हो तो एक स्टेप में या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इतने स्टेप्स दिखे हैं कॉपी पे, बट आपको अगर समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये, तो ये आप माइंड में भी कर सकते थे। तो ऑटोमेटिकली आपको माइंड में दिख जाता है कि ये कैंसिल ऑफ हो रहा था। बेसिकली यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में टू एन माइनस वन आएगा, मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इसमें भी टू एन माइनस वन न्यूमरेटर में नहीं है तो ये भी गया, तो ऑटोमेटिकली ए विल बी द राइट आंसर। फिर भी अगर मन है आपको टाइम पास करना है तो नीचे वाला भी जो डिनोमिनेटर था उसको भी आप माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको मिलेगा टू एन प्लस वन, ठीक है। तो कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये, 2004 ये एडवांस में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
पार्ट में फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप ही सॉल्व करिएगा। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो फोर्स में क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। अब मास तो किसी भी चीज का कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो तो भले ही मास चेंज होगा, ठीक है। उतना हाई लेवल ऑफ फिजिक्स अभी इस पार्ट में लगाने का जरूरत नहीं है, तो आप इग्नोर कर सकते हो उस पार्ट को, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली इस पार्ट में एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m। इन दैट केस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, f by m, विच विल बी f नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी बाई टी, ठीक है। f नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी बाई टी अपॉन स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को वेलोसिटी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। इन दैट केस सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि dv by dt इज इक्वल टू a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सबको पता है। तो यहाँ से dv का वैल्यू कितना आ जाएगा, dv विल बी a इंटू टी इंटू डी टी। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम जीरो टू वी, एंड इसको आप इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम जीरो टू टी, टाइम इज इक्वल टू जीरो टाइम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टी टाइम पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा एज अ फंक्शन, एज अ वेरिएबल ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड अगर वो ग्राफ मिल गया, अगर वो इक्वेशन मिल गया, तो उससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करिए एंड उसके बाद आप ग्राफ चेक करिए कौन सा मैच कर रहा है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। ऑप्शन डी नहीं, गलत है। आप टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देखिए, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर टाइम जीरो आप पुट करके देखिए कि किस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर चेक करिए कि ये सर्टेन पॉइंट पे मैक्सिमम रीच करेगा कि नहीं, क्योंकि ए एंड डी ऑप्शन में, ए एंड डी फॉर दिल्ली, ए एंड डी ऑप्शन में आपका एक मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए कि ये इसको डबल या थ्री टाइम्स डिफरेंशिएट करते तो मैक्सिमम मिलेगा क्या, थ्री टाइम्स नहीं, अगर सेकंड एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे बेसिकली एक्सलेशन नहीं मिलेगा आपको, तो एक्सलेशन में मैक्सिमम मिलेगा क्या। तो इस पार्ट में ई के ग्राफ में, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में कभी भी मैक्सिमम नहीं मिलता है। ई टू द पावर एक्स ग्राफ में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, कभी भी एक मैक्सिमम नहीं मिलता है। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपका रिवर्स रहता है, बेसिकली इसी का इमेज आता है अबाउट वाई एक्सिस, तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में कुछ मैक्सिमा नहीं मिल रहा, तो ट्राई करिए सॉल्व करने का, मैं भी कुछ बता नहीं रहा हूँ, टाइम में से आपका हो गया, ठीक है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड में तो v मिलेगा, राइट हैंड साइड पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एफ नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। एंड ई टू दी पावर ए एक्स का, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन विल बी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, या ए का वैल्यू यहाँ पे b है, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, एंड इसको माइनस बी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये नीचे एक और m था, स्मॉल m। तो यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग को मिल गया, ऑलराइट। अब अगर मैं ये x की जगह t है इक्वेशन में, इसको हम लोग इंटीग्रेट किए फ्रॉम जीरो टू t, तो हम लोग को मिलेगा एफ नॉट माइनस बी एम इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी, एंड t इज इक्वल टू जीरो पे हम लोग को मिलेगा माइनस, माइनस प्लस माइनस विल बी प्लस, यहाँ पे एक और माइनस साइन है तो हम लोग को मिलेगा एफ नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन, दिस विल बी बेसिकली एफ नॉट अपॉन बी एम, एफ नॉट अपॉन बी एम, बिकॉज ई टू दी पावर b इंटू जीरो इज वॉट, ई टू दी पावर जीरो, एंड ई टू दी पावर जीरो विल बी वन, तो हम लोग को बेसिकली एफ नॉट बाई बी एम इंटू वन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप t इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो हम लोग को वेलोसिटी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ऑलराइट। और अगर हम लोग इसमें टाइम का वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, इस पार्ट को आप चेक करिए, ये तो कांस्टेंट है, ये पार्ट तो आपका कांस्टेंट है, एंड इसमें अगर हम लोग t इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर पुट कर रहे हैं, t टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप पुट कर रहे हैं, t को ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के अगर इक्वल है, तो हम लोग को मिलेगा एफ नॉट माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन बी एम अपॉन वन बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी माइनस या प्लस एफ नॉट बाई बी एम, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, वन बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी इज वॉट, जीरो, तो ये हम लोग को जीरो में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, एंड दिस विल बी एफ नॉट अपॉन बी एम,
राइट। तो टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी का वैल्यू अगर हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये एफ नॉट बाई बी एम को ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है, बी जो वेलोसिटी है वो एफ नॉट बाई बी एम को ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है। तो इन दैट केस अब हम लोग ग्राफ स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इस केस में टी का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, एक बार मैक्सिमम मिल रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। इन केस ऑफ सेकंड ऑप्शन, टी का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ये एफ नॉट बाई एम बी को क्रॉस करके और फर्दर ऊपर चला जा रहा है। ये ग्राफ गया, ये ग्राफ भी गया। इस पार्ट में भी ये पैटर्न सेम सिमिलर तरीके से रिपीट हो रहा है, एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज कर रहा है, फिर दोबारा ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है ना। बट बी पार्ट में आप टी का वैल्यू जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ये एफ नॉट बाई बी एम के क्लोज आते जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसको टच कर दे रहा है, ठीक है। एंड टी इज इक्वल टू जीरो में तो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस को ये टच कर ही रहा है, ऑरिजिन से ये पास कर ही रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ट्रिकी भी था। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एल्स आई मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको आप ट्राई करिए, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड वी नीड टू कैलकुलेट, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली क्या करना था मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ट्राई करिए इसको। आया किसी का आंसर? या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। तो इस पार्ट में हम लोग चेक करते हैं कि इस पार्ट में दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। सारे पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। एंड क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इस लास्ट टाइम तक 11 सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो इन दैट केस वेलोसिटी निकालने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये जो टी फंक्शन रहता है उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करते हैं, एंड ये क्या आपका डिनोट करता है, एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँ, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहेगा, 11 सेकंड में, क्योंकि यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। मैक्सिमम वेलोसिटी 11 सेकंड पे रहेगा। इन दैट केस वी मैक्स हम लोग को कितना मिलेगा, वी मैक्स विल बी हाफ इंटू, दिस इज अ ट्राइंगल, तो पाइथागोरस हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है, 11 सेकंड, एंड हाइट इज 10 सेकंड, तो हम लोग को मिलेगा 55 मीटर पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन था, रद्दू क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सिमिलरली कभी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देते, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी पैटर्न पे देते, आपको डिस्टेंस का क्वेश्चन आ सकता था, एस मैक्स, ठीक है। इसी पे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट में होमवर्क है आपका, जैसे दिस इज 5 सेकंड, दिस इज 11 सेकंड, एंड दिस इज लेट्स से 14 सेकंड। इस साइड में आपका टाइम चल रहा है अराउंड एक्स एक्सिस, एंड दिस इज एक्सेलरेशन अराउंड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, वी मैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड ये किस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करता है, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया, नहीं वैसा नहीं है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स में एक्सेलरेशन के भी दे देता हूँ, दिस इज 10, दिस इज 2.5, दिस इज 2.5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम इज इन सेकंड, ठीक है, वैसे। तो यहाँ से आपको वी मैक्स एंड टाइम मैक्स कैलकुलेट करना है। आप बोलेंगे सर ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया, नहीं लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं है। यहाँ पे एक मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होगा, उसके बाद जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर डी एक्सेलरेशन लगने स्टार्ट होगा। यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद अगेन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इस रीजन पे भी एक्सेलरेशन डिक्रीज करते रहेगा। बट जैसे इस पॉइंट को ये क्रॉस करेगा, 10 सेकंड जैसे ही क्रॉस करेगा,
अगेन एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगेन वेलोसिटी इंक्रीज होगा। एंड यहाँ तक इस रीजन पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट जो भी है पॉजिटिव है, 2.5 एल्स का वैल्यू है, जो भी है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा। तो आपको बेसिकली चेक करना है कि 5 सेकंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर रहा है, 8 सेकंड में तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, 10 सेकंड में भी नहीं करेगा, 11 सेकंड में रीच कर रहा है कि नहीं, या फिर 14 सेकंड पे नहीं कर रहा है कि नहीं। 8 पे चेक करने का जरूरत नहीं, 10 पे चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रीजन पे आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इस एरिया को कैलकुलेट करिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रहा है वो वेलोसिटी आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, v5 आप मेंशन कर दीजिए, उसके बाद v10 तक आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आप उसको v5 प्लस v5 to 10 आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये ट्राइंगल का तो एरिया आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो इन दोनों का आप ऐड कर लीजिए। अब बिलो एक्स एक्सिस कोई एरिया होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड अबव एक्स एक्सिस कोई भी एरिया होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपका वैल्यू आप फाइनल वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव आना चाहिए। फिर आप v11 कैलकुलेट कर लीजिए, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, v5 प्लस v5 to 10 प्लस v10 to 11, तो इस एरिया का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर इसको चेक करिए कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, एंड फिर लास्ट में आप चेक करिए कि v14 कितना आएगा, दैट विल बी v5 प्लस v5 to 10 प्लस v10 to 11 प्लस v11 to 14। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप चेक कर लीजिए। ऑब्वियसली इसको 11 को भी आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन क्या है, पॉजिटिव है, 11 to 14 एक्सलेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो 11 पे जो भी स्पीड होगा पार्टिकल का वो और इंक्रीज होगा। एक्सलेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग, एक्सलेशन ऑल्सो कांस्टेंट है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑल्सो पॉजिटिव है, ऑल्सो कांस्टेंट है, बट ये तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, एंड क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इन दैट केस वेलोसिटी हम लोग का इंक्रीज होगा। ठीक है, इफ ए इज पॉजिटिव तो इन दैट केस वेलोसिटी हम लोग का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इन दैट केस आपको बेसिकली बस ये क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो गया। ये क्वेश्चन आपको बेसिकली v5 कैलकुलेट करना है एंड v14 कैलकुलेट करना है, चेक करना है कौन सा हाइयर है या फिर कौन सा लोअर है। ठीक है, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ट्राई करिए घर पे सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी मैंने आपको दिया है, ये मत सोचिएगा सर ने टाइम पास में दे दिया।